Hello everyone. So let's begin movie today and let's keep our discussion limited to the syllabus which has been given out in the notification. So as we set out our limitations कि हम लोग सिर्फ syllabus के हिसाब से chapter पढ़ेंगे, so that will be our agenda for the entire OV that we'll be discussing for the next 10 days. Of course हमें concept देखना पड़ेगा, हमें उसका need importance देखना पड़ेगा and then syllabus पे जाना पड़ेगा. फोकस जो मेरे पढ़ाई करने का रहता है वो यूजुअली रहता है ऑन अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. इफ यू गेट अ फ्लो चार्ट एल्गोरिथम और एनी केस स्टडीज, तो इससे क्या होता है ना, इससे आपका रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाता है मेमोरी का. सो यू कैन डायरेक्टली इमेजिन द फोटोग्राफिक मेमोरी एंड यू कैन राइट द आंसर्स. So hence I focus more on the flowcharts. I focus more on the pictorial understanding. Secondly, मैं news भी पढ़ता हूँ related. If you have seen the notes which I have shared in the group yesterday, उसमें there are news contents. So what happens when you read the content are you get case studies, you get various examples, and that example you can use directly in the answer. And it is not just limited to your optional. It can directly be used in your ethics. You can directly use in essays or GS or. So let's begin with OB. Organization behavior क्या होता है? So there are two questions. पहला, what characteristics do effective business manager and employee exhibit at the workplace? So you are speaking about the character here. So आपका character यहाँ पे हो गया एक keyword. Second is your relation. आपका relation between individual, group and organization. How you perform your activities when you are alone, when you are in a group or when you are in your organization. अगर आप एक बिजनेस मैनेजर हो और आप आपके मैनेजमेंट को ऊपर के दो क्वेश्चन पढ़ के अगर एडवाइस कर रहे हो, तो indirectly what you're doing, you're guiding the management of the organization behavior practice. As simple as that. So now what will be your definition of this? So definition will be organization behaviors is the study of the ways people act within a group. That is first part. Second, इसका aim ये होता है how you make your attempt to make your organization effective. That is your second goal. मतलब ओबी का गोल यही होता है कि आप स्टडी करो और आपका एंड गोल होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एक तरीके में काम करे. सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ओबी. एक और चीज, इन एनी मैनेजमेंट टॉपिक और इन एनी मैनेजमेंट सब्जेक्ट यू हैव गॉट मल्टीपल थिंकर्स, बस डेफिनेशंस मल्टीपल होंगे. ऑलवेज गो विद द डेफिनेशन दैट यू आर कंफर्टेबल. आपको डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. हेंस मैंने पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एंड देन डेफिनेशन लिया, तो आपको डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक. सो टू कंक्लूड व्हाट ओबी इज, ओबी में दो पार्ट होता है. एक तो हम लोग रिलेशनशिप स्टडी करते हैं एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएं वो रिलेशन स्टडी करके. सो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ओबी. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैटर्स. तो उसका एक क्लासिक एग्जांपल ये होता है ना, नाउ व्हेन यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी, उसमें क्या होता है, देयर आर मेनी एम्प्लॉइज वर्किंग टुगेदर विद योर पीयर्स, योर जूनियर्स, योर सीनियर्स. तो एक अलग प्रकार का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है हर एक टीम्स में. तो उस एटीट्यूड की वजह से आपके ट्रेड्स डेवलप होंगे. तो एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी दिस एटीट्यूड्स एंड ट्रेड्स. और ये कब होगा, जब आप पूरे बिहेवियर को स्कैन करेंगे. हेंस हमें वो भी इज रियली मस्ट टू डू दिस. Now after doing this, then what you will do, you will build teams. एक बार अगर आपने ये टीम बना ली, मतलब अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के लिए तो आपको टीम बनानी पड़ेगी. तो वो जब आप टीम बनाते हो तो आप फिटमेंट देखते हो कि कौन सा एम्प्लॉय की स्किल कौन से फिटमेंट में मैच करेगी. तो आप वो एटीट्यूड, आप वो ट्रेड्स को लेके टीम बनाते हो. एंड देन आफ्टर टीम, एक बार आपकी टीम बन जाएगी तो आपको फिर मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने होते हैं, क्योंकि team doesn't work in an organization effectively and efficiently. So conflict will always come, and hence you will have a completely different topic on conflict management that we'll discuss it ahead. And second, एक बार आपकी टीम बन गई, एक बार आपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड अप्रेजल का ऊपर, एक ये एचआरएम में आता है यूजुअली, विल स्पीक दिस इन एचआरएम. तो इसके बाद आप क्या करोगे, आप आपकी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी डिजाइन करोगे कि ये टीम का, ये प्रोजेक्ट का क्या काम होगा, वो टीम का, वो मॉड्यूल का, वो लीड का क्या काम होगा. सो इससे आपकी कंपनी की ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का आप चॉक आउट कर सकते हो स्ट्रैटेजी वाइज. नाउ नाउ दिस पॉइंट वन, जब आपने एटीट्यूड देख लिया, सेकंड पॉइंट में आपने जब टीम्स देख ली, और थर्ड में आपने एक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी बना ली ऑर्गेनाइजेशन की,
तो आपका एंड गोल तो आपको पता है कि क्या होता है, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाना है. So to build that organization effective, you have to build an ecosystem. इकोसिस्टम में क्या होता है, आपकी गोल एक होता है, आपका आपका कल्चर एक सिनर्जाइज रहता है. तो इसलिए आपका एंड गोल ऑफ ओबी इज टू बिल्ड एन इकोसिस्टम इन द कंपनी which will help you strive to an effective organization. Clear? So this is our syllabus, and today we'll be discussing on the first point, the conceptual model of organization behavior. Okay. तो पहले तो एक सिंपल सा फंडा आएगा कि आपका मॉडल मतलब क्या. व्हाट इज अ मॉडल. जब हम बात करते हैं कि यूज दिस मॉडल और यूज दैट मॉडल, आपके फाइनेंशियल मॉडल होते हैं, रिस्क मॉडल होते हैं, क्रेडिट मॉडल होते हैं, या फिर मार्केटिंग मॉडल होते हैं, फिर आपके एचआर मॉडल्स होते हैं. सो व्हाट इज दिस मॉडल. मॉडल मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसमें इनपुट डाला तो आपको आउटपुट मिल जाएगा. मॉडल इज अ सेंसिटिव एल्गोरिथम किसी भी चीज का. तो जैसे आपने ए बी सी फॉर दैट मैटर अगर आप इनपुट डालते हो तो आपको एक्स वाई जेड आउटपुट मिलेगा. एंड नाउ यू कैन, अगर ये आप मॉडल कोई और प्रोजेक्ट में लेके गए तो दिस मॉडल हैज टू वर्क सिमिलरली इन दैट प्रोजेक्ट एज वेल, इसलिए हम उसे मॉडल बोलते हैं. तो जब हम बात करते हैं किसी कंसेप्चुअल मॉडल की, तो मॉडल में क्या जाता है ना, मॉडल बनाने के प्रोसेस में जब भी आप जैसे आप अभी साइक्लोन, रिसेंटली वी डिस्कस अबाउट द साइक्लोन दाऊद, तो उसमें वेदर फोरकास्टिंग क्या करता है ना, उनका एक मॉडल होता है वेदर मॉडल. और उसमें दे गिव एन अजम्पशन कि विंड डायरेक्शन ऐसा होगा, आपकी सी ब्रीज ऐसी होगी, लैंड ब्रीज ऐसी होगी, फोका इधर है, फिर आपका वेदर प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये सब आपके इनपुट होते हैं. तो इसमें एक सिचुएशन जो है आपके नियर बाय फॉर एनी प्रोजेक्ट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी मॉडल. एंड सेकेंड इज योर अजम्पशंस कि हिस्टोरिकली इसने कैसा परफॉर्म किया है, उस बेसिस से आपका अजम्पशन क्रिएट होगा. एंड दैट अजम्पशन विल बी एन इंपॉर्टेंट थिंग इन द मॉडल. सो दो चीज क्लियर हो गई यहाँ पे. मॉडल के लिए आपको एक तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है या फिर पास्ट से जो प्रिवेलिंग सिचुएशन बनते आई है वो क्या है, उसका स्टडी करना इंपॉर्टेंट है. एंड सेकंड इज योर अजम्पशंस, वो मॉडल बनाने के लिए कौन से अजम्पशंस गए. एक बार अगर ये आपका मॉडल बन गया तो ये मॉडल को हम लोग आगे चल के रेप्लिकेट कर पाएंगे हर जगह. ठीक है. एंड दैट्स इट. यहाँ पे भी शायद वही लिखा है, या बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम, या इट्स एग्जैक्टली वी डिस्कस दिस. सो अभी नाउ यू आर ओबी मैनेजर, यू आर कंसल्टेंट, एंड आपको आपके मैनेजमेंट को एडवाइस करना है ऑन अ प्रैक्टिसेस दैट यू विल बी यूजिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे ये मॉडल्स काम में आते हैं. यू एज अ मैनेजर will be communicating to your management or the senior leadership management कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मॉडल will be a most effective model to use. That's the conceptual model. जब मॉडल बने ना, इसमें ये थेरी एक्स एंड थेरी वाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब ये आया था ना थेरी, ये डगलस मैकग्राकर ने दिया हुआ है. तो अभी के लिए हम तो ये मोटिवेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे थेरी सारी डिटेल में. अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखो, the people of the X category are lazy people. They do not like work. They are not motivated with any monetary reward. Inherently उन्हें काम करना ही नहीं है. They are lazy people at work. Y तरीके के जो लोग होते हैं, they are motivated by factor. उनके लिए बहुत सारे triggers काम करते हैं. So these are Y kind of a people. अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो, हम डिटेल में पढ़ेंगे theory X Y जब हम मोटिवेशन एंड लीडरशिप के चैप्टर में आएंगे तब. सो ये जो थियरी एक्स एंड थियरी वाई बना हुआ था वो टाइम पे, दिस इज द बेसिस ऑफ एनी मैनेजमेंट मॉडल दैट हैव बीन मेड टिल टुडे, बिकॉज ये सबका असम्पशंस अंदर गए हुए हैं जब लोग मॉडल बना रहे थे अलग अलग. सो नाउ दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, द बेसिक कोबी मॉडल. तो हमने तो पहले वो डेफिनेशन में हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी कि आपके रिलेशन स्टडी होंगे. वो रिलेशन एक तो इंडिविजुअल ग्रुप में रहेंगे, वो रिलेशन इंडिविजुअल में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे. अभी ये जो लेवल्स है, दिस आर इम्पैक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल. अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे कि इफ इफ देयर इज एनी इवेंट दैट इज हैपनिंग नॉट अंडर योर कंट्रोल, दैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिससे आपके एक्शंस डिफाइन होंगे. सो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके ऊपर काम कर रहा है एंड आप उसके रिस्पॉन्स में अगर कुछ एक्शन कर रहे हो, दोज एक्शन और दोज वेरिएबल विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर है इतना. सो जब हम ये अभी अभी यू क्लब दिस लेवल एंड वेरिएबल, अगर आप ये क्लब करते हो तो आपको ये वाला मॉडल मिलता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट बिहेवियर, ये काम कैसे करते हैं. अभी इंडिविजुअल लेवल पे ऑफ कोर्स आपका परसेप्शन मैटर करेगा, आपके लर्निंग मैटर करेंगे, आपके वैल्यूज मैटर करेंगे. दिस आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये इनिशियली तो आपके हाथ में होते नहीं है,
एनवायरनमेंट को, जब एनवायरनमेंट के अंदर आप जाते हो वो चीज को, एंड जब वो चीज को आप एनालाइज करते हो, देन एट इंडिविजुअल लेवल दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आप परसेप्शन देख के आपका एक्शन आएगा एंड देन आप रिएक्ट कर जाओगे, दैट देन डिपेंडेंट वेरिएबल काम है। लर्निंग एक ऐसी चीज है जिसको आप रिएक्ट करोगे, वैल्यूज एक ऐसी चीज है जिसको आप रिएक्ट करोगे। सो दीज आर द इंडिविजुअल वेरिएबल। जब आप ग्रुप लेवल पे आते हो, वहाँ पे लीडरशिप आएगा, वहाँ पे ट्रस्ट आएंगे, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, और दो तीन फैक्टर आते हैं वहाँ पे भी। सो दिस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑर्गेनाइजेशन पे एचआर पॉलिसीज आती है, प्रैक्टिस आती है। तो ये चीज को जब आप क्लब करके अगर आप, तो इससे क्या होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रिगर कर जाता है। तो जैसे आपने इन चीज़ों को अगर आपने रिस्पॉन्ड करना चाहोगे, तो आप रिस्पॉन्स कैसे करोगे इन चीज़ों को, आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर करेगी। अगर अच्छा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर आपको पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही है, अगर आपको परसेप्शन कंपनी का पसंद नहीं आ रहा है, तो आपका प्रोडक्टिविटी कम होगा। प्रोडक्टिविटी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल हियर। सेम विल बी द एब्सेंटिज्म, आपको करना ही नहीं है काम, हम गए ही नहीं ऑफिस, दैट विल बी योर एब्सेंटिज्म। फिर आपकी कंपनी का एज ओवरऑल टर्न ओवर इम्पैक्ट हो सकता है इससे। सो दिस आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ओबी मॉडल एज अ होल में क्या होता है, जस्ट कीप थ्री थिंग्स इन माइंड। एक तो लेवल्स, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन इज योर वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, बस इतना ही। दिस इज योर बेसिक ओबी मॉडल। अभी ये दो चीजों को कंबाइन करके बड़े बड़े मॉडल बनते हैं कभी भी। This is an important flow chart. Uh, I'll tell you why this is an important flow chart. So we'll go on one-on-one component in this flowchart to study it in more details, but this wouldn't be limited to OB. From an OB's perspective, it is clear कि आपका मैनेजमेंट का विजन, फिलोसॉफी, मिशन और गोल्स कैसे है, उससे आपका कल्चर इम्पैक्ट होगा। कल्चर आपका कम्युनिकेशन एंड ग्रुप डायनामिक्स इम्पैक्ट करेंगे। ये तीनों चीज मिला के आपका क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ डिफाइन करेगा। वंस हाउ योर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इज, इससे आपका मोटिवेशन ड्राइव करेगा। एंड ये सब चारों सिंक जब में आते हैं, एंड व्हेन यू हैव टू वर्क फॉर एनी पर्टिकुलर गोल, देन आपके आउटकम डिफाइन होंगे, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, हाउ सेटिस्फाइड यू आर, व्हाट इज योर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड ये सब चीज शेप करती है बैक टू योर दिस मैनेजमेंट के विजन, मिशन एंड गोल्स के साथ। एंड हेंस दिस इज अ साइकिल। अभी व्हाई दिस फ्लो चार्ट इज इंपॉर्टेंट, से फॉर एग्जांपल कल अगर आपको क्वेश्चन आ गया मोटिवेशन पे, यू हैव टू राइट ऑन मोटिवेशन। So how you can use this flowchart is, फिर ये quality of work life, group dynamics, organization culture, ये management, ये सब आपके drivers हो जाते हैं। So you can write these are the drivers of the motivation and this is the outcome of the motivation. Similarly अगर आपका quality of work life पे क्वेश्चन आया तो ये आपके ड्राइवर बन जाएंगे, ये आपके आउटपुट बन जाएंगे। कल्चर पे क्वेश्चन आया तो ये ऊपर का आपका ड्राइवर बन गया, ये आपके आउटकम बन गए, और ये आपका कैटलिस्ट बन गया। सो आपका कल्चर तो मैनेजमेंट विजन ये प्राइमरी ड्राइव करते ही है, बट हाउ फॉर्मल योर ऑर्गेनाइजेशन इज और हाउ इनफॉर्मल योर ऑर्गेनाइजेशन इज, आपका ईएसजी, सोशल एनवायरमेंट एंड गवर्नेंस के रूल्स क्या है। सो दिस आर द कैटलिस्ट, ये आपके कल्चर को डिफाइन करते हैं कहीं ना कहीं। सो मैंने सोचा ये फ्लो चार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आपको ये फ्लो चार्ट दे देता हूँ। नाउ यू रिमेंबर वी डिस्कस इन द फर्स्ट स्लाइड कि मॉडल क्या होता है, कि इफ यू टेक दैट मॉडल समवेयर एंड रेप्लिकेट इट, योर रिजल्ट्स विल बी द सेम। नाउ these are the four models in the OB। एक तो आपका ऑटोक्रेटिक मॉडल हो गया, एक कस्टोडियल मॉडल हो गया, एक सपोर्टिव है, और एक कलेजियल। एक और मॉडल है सिस्टम मॉडल बोलते हैं उससे, बट दैट इज नॉट इनटू कोर मैनेजमेंट थीसिस में नहीं आता है, इसलिए सिस्टम मॉडल आपको कई बुक्स में दिखेगा भी नहीं। ऑफ कोर्स कई कई बुक में होगा सिस्टम मॉडल अप्रोच ड्रिवन, इन माय ओपिनियन इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। तो जैसे हम ऑटोक्रेटिक मॉडल की बात करते हैं, तो ये लोग में जो सबसे बेसिस होती है ना, वो चीज़ होती है पावर। दिस मॉडल वर्क्स ऑन द पावर। फिर आपका मैनेजमेंट का ओरिएंटेशन इज अथॉरिटी। आपकी अगर आप ये पावर एंड अथॉरिटी अगर आप किसी एम्प्लॉय पे डाल देते हो, तो दैट एम्प्लॉय टर्न्स आउट टू बी एन ओबीडिएंट। वो आपका सिर्फ सुनेगा, वो दिमाग नहीं लगाएगा, वो सिर्फ सुनेगा, आपको क्या करना है वो करके देगा। सो इससे साइकोलॉजी क्या बनती है ना वो एम्प्लॉय की, ही इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द बॉस। कल्चर की अगर बॉस ने बोला कि ये तुझे टिकट निकाल के दे, ये टिकट का सर्व करके दे, ये टिकट का कोडिंग लिख के दे, तो ही हैज टू डू दैट। ही वो आपका दिमाग नहीं लगाएगा कभी, ही इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन बॉस। सो इससे क्या होगा जाएगा ना, इससे ये एम्प्लॉय है, दिस विल एक्ट आउट इन अ सबसिस्टेंस काइंड ऑफ एम्प्लॉय। आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्राइमरी फार्मिंग वगैरह। तो यहाँ से उसका लिमिटेड यूज हो जाता है वो एम्प्लॉय का, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा वो जगह पे। सो दैट इज, उसका नीड ही सबसिस्टेंस रहेगा तो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो हेंस उसका परफॉर्मेंस भी मिनिमम होगा। सो दिस इज एन ऑटोक्रेटिक मॉडल। सेम इज द कस्टोडियल मॉडल।
Then you have also got supportive model and you have a collegial model. I think there is no thing to explain out in these slides, so you can just go and read this. कोई definitely अगर कोई doubt होता है तो you can comment, or you have my telegram, you can directly reply on that. अच्छा, एक न्यूज आई थी एम्प्लॉय एंगेजमेंट की, ये हिंदू बिजनेस लाइन में 28 अप्रैल को था। अगर आपके पास होगा ये लिंक तो एक बार ओपन करके देख लीजिए। ये न्यूज आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एम्प्लॉय किस तरीके से मोटिवेटेड होते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली, उसका पूरा डेफिनेशन दिया है कि आपके कितने वेज है किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के। सो दिस आर द 9 पॉइंट दैट आर्टिकल हैव पॉइंटेड आउट। सो दिस इज नॉट अ एजेंडा फॉर टुडेज डिस्कशन। मैंने बस सोचा कि आपको एक बार ये आर्टिकल बता दूं, आपका मोटिवेशन का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इससे आपको 9 पॉइंटर्स मिल जाएंगे। ये आप सीधे सीधे 9 केस स्टडीज भी यूज कर सकते हो कई जगह पे। एक और आर्टिकल था फोर्ब्स में। फोर्ब्स इज अ मैगजीन। तो दिस प्रोबेबली, जैसे ये मैंने कल जो नोट शेयर किए थे उसमें मैंने इसके बारे में लिखा है कि हाउ दिस आर्टिकल्स कैन बी यूजफुल। सो ये इमेज मैंने वो फोर्ब्स वाली आर्टिकल्स में से ली है। सो ऑथर ट्राइज टू एक्सप्लेन कि भाई 20th सेंचुरी में कैसे फर्म का एज अ मशीन ट्रीट करते थे लोग। एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड हुआ करता था। जैसे एक प्रोडक्ट यहाँ पे बना, फिर वो प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ पे उसका टेस्टिंग होगा, देन तीसरी जगह जाएगा, फिनिशिंग होगा, एंड देन सेल्स एंड वो सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे ना जब वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है। आपका कोई भी प्रॉब्लम आया तो रूट क्लॉज में आ गया कि आपके पहले लोगों ने क्या किया था। सो सॉल्यूशंस भी वैसे जाएगा। इसलिए ये काफी मैकेनिकल तरीके से माइंडसेट हुआ करता था पहले के मैनेजमेंट का। इसका मतलब ऑफकोर्स ये नहीं कि आज कंपनीज कोई ऐसे काम नहीं करते। डेफिनेटली देयर आर कंपनीज हु आर वर्किंग ऑन दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल, एंड दिस इज योर 21st सेंचुरी मैनेजमेंट, जहाँ पे आप कस्टमर पे ड्राइव करते हो आपके कि आप क्या करते हो। पहले आप वैलिडेशन के लिए प्रोडक्ट का बीटा बनाते हो, कस्टमर के पास जाते हो, उसको बोलते हो ये बीटा का एक बार फीडबैक दे दो। He gives you the feedback, you come back in your product development team makes your additional new product, then again you make a beta, then you go to validation। तो ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। सो यहाँ पे कस्टमर ड्रिवन अप्रोच सबसे मेन आता है, एंड दिस इज योर न्यू मैनेजमेंट। यहाँ पे इंटायर इकोसिस्टम का बात करते हो कि आप यू एज अ कंपनी एज अ होल एंड नॉट वन डिपार्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द अदर डिपार्टमेंट। You're all the department, you're all the organization, you're the entire team, you all manage as a one unit and you work for a customer satisfaction always. आई स्टिल फील कि आपको एक बार 2-3 आर्टिकल पढ़ लो, उसके लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आपको शायद 15 से 16 इमेजेस दिया है अगर आप दोनों आर्टिकल देखोगे तो, एंड यू विल गेट वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन ऑल द टॉपिक्स इन यूज। सो कंसेप्चुअल मॉडल में तो इतना ही था कि हमने तो पहले वही देखा कि ओबी होता क्या है, ओबी का एंड यूज क्या होता है, एंड मॉडल्स क्या होते हैं। तो बेसिक मॉडल तो आपको पता ही चल गया है, तो 3 लेवल होती है, एक वेरिएबल होते हैं, आप दोनों को क्लब करके एक बेसिक मॉडल बनाते हो। फिर ये बेसिक मॉडल को आप रेप्लिकेट करते हो कंसेप्चुअल मॉडल में कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करना चाहिए। फिर वो ऑटोक्रेटिक हो गया, कस्टोडियल हो गया, कलेजियम हो गया। तो आप बस ये ऐसे समरी में इतना ही ध्यान रखो कि लेवल होती है, वेरिएबल्स होते हैं, बेसिक मॉडल बनता है, एंड 4 टाइप के आपके कंसेप्चुअल मॉडल। खत्म हो गया पहला। अभी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई न्यूज आर्टिकल मिल गई तो नोट्स में आप इतना ही लिखो। नोट्स में आपको इसके 10-15 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आज तो इतना ही था डिस्कशन में। सो व्हेन विल मीट नेक्स्ट टाइम, विल डिस्कस ऑन द इंडिविजुअल प्रोसेस से लेके पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट तक का। थैंक यू।